मुझे पता है ये किस बारे में है। मेरे डेस्क पर बैठे आदमी ने ताना कसा। आप ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं कहीं पागल, नशेड़ी या कोई अपराधी तो नहीं हूँ। आप ये जानने के लिए उत्सुक हो कि मैं एक सामान्य जीवन क्यों नहीं जी सकता और हर किसी की तरह अपने टैक्स का भुगतान क्यों नहीं कर सकता। मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम कौन हो मार्कस, और मैं भी कभी किसी को भी इनमें से कुछ भी नहीं कहूँगा। एक व्यक्ति उन प्रॉब्लम से कहीं अधिक है जिनका वे सामना करते हैं। प्रॉब्लम्स? आप ही बिल्कुल नहीं जानते कि प्रॉब्लम्स होती क्या है। हो सकता है कि मैं उन उदास लोगों की तरह नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ी कमबख्त प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं हूँ यहाँ मार्कस। तुम मुझसे इस बारे में बात क्यों नहीं करते कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है। मैं आज तारों के नीचे सोना चाहता हूँ। ये रात मैं सिर्फ तारों के नीचे सोना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे जेल में घसीट कर ले जाए। ओके, मैं जितना ज़्यादा समझूंगा उतनी ज़्यादा मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। मार्कस, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे ऐसा करने दोगे? हालांकि मार्कस कोई नॉर्मल मामला नहीं था। भले ही उसके सूट ने अच्छे दिन देखे हों, लेकिन उसकी आंखों में नींद के घिसे पिटे लाल काले चित्त वाले लक्षण दिखाई दे रहे हो। फिर भी वो अच्छी तरह से तैयार था। देखो, अगर मैं इस बारे में बात करता हूं तो इसके कुछ भी परिणाम हो सकते हैं, भयानक परिणाम। ये उसे आपके जीवन में भी ला सकता है, और मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहता। मेरे पास पहले से ही इससे निपटने के लिए काफी मुश्किलें हैं। मार्कस ने अपनी कुर्सी के हैंडल्स को पकड़ लिया और खुद को अपने पैरों पर धकेल दिया। मुझे यकीन था कि अगर वो उस दरवाजे से बाहर चला गया तो मुझे इसकी मदद करने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ओके, तो मार्कस, तुम्हारी फाइल कहती है कि तुम कभी भी एक ही जगह पर 2 बार नहीं सोते। ऐसा क्यों? मार्कस रुक गया। उसका पहना हुआ पैक उसकी पीठ पर आधा हो गया। उसकी उभरी हुई सिलाई में से उसका टेंट, स्लीपिंग बैग और कपड़े साफ साफ अंदर पैक हुए देख सकता था। ये उसकी वजह से है ना? मार्कस वापस बैठ गया। आपको मुझसे वादा करना होगा कि मुझे कहीं भी बंद नहीं किया जाएगा, और अगर मुझे कभी पुलिस ने भी उठाया तो आप अगली रात मुझे वहां से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे वो सब पक्का वादा करें। देखिए, मुझे पता है कि ये सब अजीब है, आपका नहीं कहना भी ठीक है। मैं बस उस दरवाजे से बाहर निकलूंगा, आप अपना छोटा सा फॉर्म भरेंगे और हम दोनों दिखावा कर सकते हैं कि ये बातचीत कभी हुई ही नहीं। उन उत्तेजित, नींद घुली हुई नीली आंखों ने टेबल के उस पार से मेरी ओर देखा। मुझे अजीब सा एहसास हुआ कि वो मुझ पर दया कर रहा है। मार्कस का हाथ गंभीरता से पकड़ते हुए मैंने कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी शर्तों को पूरा करने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो सब कुछ करूँगा। मार्कस ने इधर उधर देखा, मानो खुद को आश्वस्त करने के लिए कि कोई और सुन तो नहीं रहा। उसके चेहरे पर जो परेशानी थी उसे मैं समझ पा रहा था। वो अपने भीतर की दुनिया को एक अजनबी के लिए खोलने के लिए, खुद को मनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। मैंने उसे थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठने दिया, ये अच्छी तरह जानते हुए कि इस पॉइंट पर आगे जो कुछ होगा वो मार्कस पर निर्भर करेगा। कभी कभी कुछ इतना सही होता है कि वो गलत लगता है ना? उसने अचानक कहा। आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हो कि आपके पास सही नौकरी, अच्छी गर्लफ्रेंड या कोई शानदार अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन इसमें कुछ तो गड़बड़ लगती है? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैंने सिर हिलाया। अपार्टमेंट के साथ ही ऐसा ही कुछ था। मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा था और मुझे कहीं भी ऐसा नहीं मिला जो मेरे ऑफिस के पास हो। तब मुझे एक 2 BHK मिला। हाल ही में रेनोवेट हुआ था, लेकिन एक सुंदर पुरानी इमारत में। ये मेरे ऑफिस के इतने करीब था कि मैं वहां चलकर जा सकता था, और कीमत जो मैं देखने का आदी था उससे आधी से भी कम थी। ये जगह एक स्मॉल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा किराए पर ली गई थी, जिनके पास केवल कुछ ही बिल्डिंग्स थी। मैं उन्हें एक भरोसेमंद किराएदार की तरह लग रहा था। मुझे अभी भी याद है कि उन नंगे लकड़ी के फर्शों और पूरी तरह से सफेद खाली कमरों को देखकर कैसा महसूस होता है। मैं अभी भी अपनी मन को मुझसे फुसफुसाते हुए सुनता हूँ, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, अभी बाहर निकलो। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? डाउनटाउन के बीचों बीच 800 महीने के लिए मैंने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दी। मैं कुछ दिनों बाद वहां शिफ्ट हुआ। उस दिन देर हो चुकी थी और मैं उन सभी गत्ते के बक्सों को खोलते खोलते बहुत थक गया था। मैं अपना सूट उतारने की जहमत उठाए बिना नंगे गद्दे पर सो गया। मार्कस ने सोच समझकर अपनी आस्तीन रगड़ी और मुझे एहसास हुआ कि वो उसी सूट की बात कर रहा था
जो उसने पहना था। उस रात मुझे भयानक सपने आए, लेकिन जितनी कोशिश करूं अगली सुबह मुझे उनमें से कोई भी सपना याद नहीं रहता। मार्कस थरथराए। फिर मैंने वहां पैरों के निशान देखे। ऐसा लगा जैसे कोई नंगे पांव धूल भरे फर्श को पार कर, और जहां मैं सो रहा था वहां से कुछ इंच दूर खड़ा था। मजे की बात तो ये थी कि वे नंगे पैरों के निशान दीवार से शुरू हुए और वापस नहीं लौटे, जैसे कोई था जो पक्की ईंट की दीवार से निकला। सारी रात मेरे ऊपर मंडराता रहा, फिर गायब हो गया। क्या मैं डरा नहीं था? डरा, लेकिन थोड़ा। लेकिन मुझे भी 1 घंटे में ऑफिस पहुंचना था, और मुझे नहीं पता था कि मेरा कॉफी पॉट उन लानत डिब्बों में से किस डिब्बे में छिपा। अब अगली रात अचानक से किसी ने मेरा दरवाजा जोर से पटक दिया और मैं चौंक गया। देखो, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं अगला पार्ट बाहर चलकर सुनाऊं? मुझे एक सिगरेट चाहिए, और मैं वास्तव में कहानी के इस हिस्से को यहाँ अंदर नहीं बताना चाहता। ऑफिस के बाहर कभी न मिलने की मेरी नीति थी। मैंने मामले के कार्यकर्ताओं की डरावनी कहानियां सुनी हैं, जिन्हें बंदूक की नोक पर लूट लिया गया था, गंदी सुइयों से वार किया गया था, या बस बहुत अधिक जुड़ गए थे, या व्यावसायिकता की सीमाओं से पार कर गए थे, जिससे उनके करियर बर्बाद हो गए। मुझे नहीं पता कि मैंने मार्कस की बात क्यों मानी। शायद मुझे भी ताज़ी हवा की ज़रूरत थी। उसकी कहानी में कुछ क्लॉस्ट्रोफोबिक था। जिस तरह से उसकी आंखें कमरे के चारों ओर चक्कर लगा रही। दूसरे दिन काम के बाद मैं बुरी तरह से थक गया था। एक इतनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम के साथ एक गधे ने मुझे पूरे दिन फोन पर फंसा रखा था, और उस तनाव ने मेरे दिमाग को उन खौफनाक फुटप्रिंट्स की छवि को जला दिया। जब मैं दरवाजे से अंदर गया और मैंने अपने जूते फेंके, एक गिलास पानी पिया और पहले गद्दे पर गिर गया। मुझे केवल थोड़ी सी झपकी लेनी थी, उसके बाद अनपैकिंग करनी थी। लेकिन जब मैं उठा तो पहले से ही अंधेरा था, और कोई मेरे पैर की उंगलियां को छबा रहा। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, मार्कस ने बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा। ये पागल लगता है, राइट? पहले तो मेरा दिमाग भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मैं विश्वास भी नहीं कर सकता था कि सफेद बालों वाली एक नंगी बूढ़ी औरत अपनी कमर से नीचे लटक रही थी और मेरे पैर को कुतरते दांतों से कुतर रही थी। मैं इतना जोर से चिल्लाया कि मानो आधा शहर जग जाए, और उसके दाहिने चेहरे पर लात मारी, या कम से कम ये कहो कि मैंने कोशिश की। मेरी एड़ी उसके अंदर से गुजरी जैसे वो वहां थी ही नहीं। चाहे मैं कितना भी लात मारूं और लड़खड़ाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस काटती रही। जब मैं भागा तो वो बिना हड्डी के सांप की तरह फर्श पर मेरे पीछे पीछे फिसली, हमेशा कुतरती रही, मेरे पैरों के काटने के निशान से खून चाटती रही। मैंने बर्तन और चाकू फेंके, भगवान से प्रार्थना की कि यहाँ तक कि उस पर झाड़ू से भी वार किया, कुछ काम नहीं है। अंत में मैं अपार्टमेंट से बाहर भागा, नंगे पैर और खून बह रहा था। मेरे पैर की 2 उंगलियां गायब थी। बेशक मेरे पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया था, लेकिन जब वे मेरे साथ वापस अंदर गए तो ऐसा लगा जैसे वो वहां कभी थी ही नहीं। मैं बहुत परेशान था, और जहां तक मुझे याद है मैं पुलिस वाले के कंधे पर बैठकर रोया भी। वो मुझे अस्पताल कुछ दिनों के लिए निगरानी में रखना चाहते थे, और मैंने हर चीज के लिए हाँ कह दिया। मेरा मतलब है, मुझे यकीन है कि उस नरक जैसी जगह पर वापस नहीं जाना चाहता था। मैं काम करने की स्थिति में नहीं था। हर बार जब मैंने अपने पैरों को देखा तो इसकी वास्तविकता ने मुझे गर्त से हिला दिया था। एक भूतिया बूढ़ी औरत वास्तव में मेरे अपार्टमेंट की दीवार से बाहर चली गई थी। उसने वास्तव में मेरे दोनों दाहिने पैर की उंगलियों को चबा लिया था, और कट इतने साफ थे कि जैसे मैं उनके बिना पैदा हुआ हूं, और अपार्टमेंट में कोई खून भी नहीं था। ऐसा लगा था जैसे उसने इसे पूरा चाट लिया। तो तुम पर हमला करने वाली बूढ़ी औरत को कोई और नहीं देख सकता। ऐसा नहीं कि मेरे पास सबूत नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मेरे पैर की उंगलियां दिखा सकता हूँ। मार्कस ने अपना जूता उतारने के लिए घुटने टेके। अरे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, और जैसा मैंने किया मुझे उसके सूट के नीचे बाह के मांस में एक चिरा हुआ अंतर महसूस हुआ। कुछ सेकंड के लिए जब मेरी उंगलियां उसे महसूस कर रहे, और मैंने ध्यान दिया कि उस अंतराल में एक इंसान के मुंह के समान आकार का था। मार्कस खड़ा था, डूबते सूरज को आह बढ़ते हुए देख रहा था। मैंने सोचा था कि मैं अस्पताल में सुरक्षित रहूंगा, कौन नहीं होगा। हर जगह सिक्योरिटी गार्ड, नर्स हैं, और इमरजेंसी कॉल बटन भी। लेकिन इन सब के बावजूद
मैं अभी भी उस कोनों के चारों ओर रेंगते हुए देखने की उम्मीद कर रहा था। उसके सड़ते चेहरे पर एक भूखी मुस्कान। उस पहली रात मुश्किल से सोया था, शायद इसीलिए मैं दूसरी बार इतनी जल्दी सो गया। मार्कस ने एक गहरी कभी भरी सांस ली। मुझे मुझे केवल दर्द याद है, दर्द और उसका चेहरा। मैंने उस दूसरी रात अपने हाथ को बिस्तर पर रेलिंग पर लटकाकर छोड़ दिया था और वो बस उस पर झपट पड़ी। उसकी जीभ मेरी रगों में चुभ गई। वो और भी ज्यादा खून की प्यासी थी। उसकी आंखें उसके सिर में वापस आ गई। उसके उलझे हुए बाल और जर्जर बाल उसकी खुशी से कांप उठे। फिर नर्सें दौड़ती हुई आई और वो चली गई। मेरे हाथ से छूटा हुआ टुकड़ा ही एकमात्र प्रमाण था कि वो हमेशा वहां थी। डॉक्टर इसे समझा नहीं सकते थे, लेकिन मेरी अजीबोगरीब कहानी सुनने के बाद वे मुझे जाने भी नहीं देना चाहते थे। अंत में मुझे उस जगह से बाहर निकलना पड़ा। मैंने मार्कस की कहानी के किसी भी रिकॉर्ड के लिए अस्पताल के डेटाबेस की जांच करने के लिए एक मानसिक नोट बना। आप ये जानना चाहते थे कि मैं सड़क पर क्यों रहता हूँ, है ना? मार्कस का चिल्लाना मुझे वास्तविकता में वापस लाया। इसीलिए क्योंकि हर बार जब भी मैं एक रात से अधिक समय के लिए कहीं भी रहता हूँ तो वो फिर से दिखाई देती है। मुझे नहीं पता कि वो कौन है या उसने मुझे ही टॉर्चर करने के लिए क्यों चुना। मुझे केवल इतना पता है कि अगर मैं कभी 2 रातें कहीं बिताता हूँ तो मुझे उससे सामना करना पड़ेगा। इसलिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखता हूँ कि चाहे कुछ भी हो, मैं कभी भी एक ही बिस्तर पर 2 बार नहीं सोता। नहीं तो वो उसके चेहरे से आंसू बहते देख मैं हैरान रह गया। वो हड्डियां भी नहीं छोड़ेगी यार। वो मुझे तब तक खाती रहेगी जब तक कुछ बचा नहीं। मुझे याद नहीं कि मैंने उससे क्या कहा या मैंने मार्कस के साथ अपना इंटरव्यू कैसे पूरा किया। मैंने उसे सिर्फ अपना कार्ड दिया और उसे शुभकामनाएं दी, जबकि मैंने नाटक करने की कोशिश की कि मेरा मन उसकी विचित्र कहानी की परेशान करने वाली छवियों से नहीं गूंज रहा था। जब मैं अंत में शांत हो गया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने मार्कस के साथ दूसरा अपार्टमेंट फिक्स नहीं किया था और यहाँ तक कि उससे फिर से कैसे कांटेक्ट करना है वो भी नहीं पूछा। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मुझे उस पर निर्भर रहना होगा, जो उसकी बेघरता को देखते हुए संभावित नहीं था। जब मैंने हमारी बातचीत को टाइप किया और उसे एक फाइल में स्टोर किया तो मुझे बड़ा अपराध जैसा बोध हो रहा था। मार्कस हमारी बात के बाद कभी भी सेंटर में वापस नहीं आया। मैं उसे ढूंढने के लिए जाने से बेहतर जानता था। मुझे स्वीकार करने में शर्म आती थी कि कुछ वर्षों बाद मैं उसके बारे में पूरी तरह से भूल गया, जब तक कि मुझे एक फ़ोन नहीं आया। ये एक बिजनेस सूट में परेशान युवक नहीं था जो मेरे पास पहुंचा था। हालांकि ये कुछ राज्यों से दूर एक पुलिस अधिकारी था। काउंटी जेल में हुई कुछ अजीब तरह की घटना। उसने कहा वो मुझसे संपर्क कर रहा था। मार्कस रेजिनाल्ड ब्राउनवेल, पुरुष, 31 वर्ष, को कुछ दिनों पहले आवारगी के लिए हिरासत में लिया गया था। तब से मुसीबत का कोई अंत नहीं। वो सेल्स को बदलने के बारे में चिल्लाते रहता था। जब मार्कस नहीं माना तो वो हिंसक हो गए। वार्डन ने उसे एकांत कारावास में शिफ्ट कर दिया था 3 दिनों के लिए। जिस अधिकारी ने फोन किया था वो ये नहीं कह सका कि उस समय मार्कस के साथ क्या हुआ था। लानत कैमरे किसी कारण से मर गए। हालांकि वो मुझे बता सकता था कि बाद में मार्कस के पास क्या बचा था। एक खाली जंप सूट और फर्श पर एक बीमार चिकना दाग। ये सबसे अजीब बात है, मैं लाइन के दूसरे और अधिकारी को अपना सिर खुजलाते हुए सुन सकता था। हमें लगता है कि वो किसी तरह से भाग गया है और चूंकि वो बार बार आपको बुलाता रहा है और आपसे मांगता रहा है और कह रहा है कि आप उसे वहां से निकाल देंगे, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, हमें लगा कि आप कुछ जानते होंगे डॉक्टर। उनकी आवाज में व्यंग ने मुझे वो सब बताया जो मुझे अपने पेशे के बारे में, उनके विचार के बारे में जानने की जरूरत थी, लेकिन मैंने शायद ही गौर किया हो। मेरा ध्यान उनके द्वारा कहे गए अंतिम शब्दों पर ठहरे हुए थे।
मुझे बार बार कॉल कर रहा था, बुला रहा था, मेरे लिए पूछ रहा था, ये कहते हुए कि मैं उसे बाहर निकाल दूंगा चाहे कुछ भी हो। अब बिल्कुल बिल्कुल, मार्कस के पास मेरा पुराना नंबर था। जब मैंने नौकरी बदली और एक एनजीओ के लिए काम करने लगा तो मैंने मेरा नंबर अपडेट कर दिया, जिनसे मैं मिल सकता था, लेकिन मैं मार्कस को खोजने में सक्षम नहीं था। और अगर मैं खुद के प्रति ईमानदार था तो मुझे इसका असली कारण पता था। मैं मार्कस की कहानी से इतना परेशान हो गया था कि अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। जब मुझे उसकी जानकारी होनी चाहिए थी तो मैंने उसे नहीं लिखा, और परिणाम स्वरूप मैंने कल रात पहला सपना देखा। इसका भयावह आतंक और ये तथ्य कि मुझे इसके बाद का कोई भी हिस्सा याद नहीं आ रहा था, इसने मुझे मार्कस के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर अपने बिस्तर के पास मैंने पैरों के निशान देखे। मैं किचन को फिर से तैयार कर रहा था, हर जगह पाउडर के साथ। ये देखना आसान था कि जो कोई भी रात भर मेरे बिस्तर के पास खड़ा था वो किचन की दीवार से बाहर चला गया था। एक भरा हुआ कंधे पर पहनने वाला बैग मेरी टेबल के सामने टिका हुआ है। मुझे उम्मीद है कि वो मुझे सब कुछ मिल गया है जिसकी मुझे आवश्यकता है। मैंने पिछले 4 वर्षों में सड़कों पर जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन कुछ चीजें आपको हमें